परमाणु बम के भी हो सकता है। ऐसे ही एक स्थान पे हम मौजूद हैं। उत्तरी ताइपे का इलाका है, यानी राजधानी है ताइवान की। ताइवान की राजधानी के न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम मौजूद हैं। ताइवान की बात करें, 10% टोटल बिजली का न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए ही आता है। 3 पावर प्लांट यहाँ पे लगाए गए हैं। लेकिन पावर प्लांट के इतिहास को याद करते हैं 1986 के साल को, और महीने की बात करें, अप्रैल का महीना था, 27 तारीख थी। उस तारीख में चेरनोबिल में एक बड़ा हादसा हुआ था। चेरनोबिल में खुद गया हूं। उसके बाद मई याद कीजिए, और मई की 10 तारीख 2022, यानी अब से चंद महीने पहले ज़ैपोरिज़िया, ये भी यूक्रेन में है, वहां भी मैं खुद गया हूं। दोनों का इतिहास मैं यहां से क्यों जोड़ के बता रहा हूं तो जान लीजिए। चेरनोबिल वो इलाका था जहां पर रिएक्टर में रिसाव हो गया था, विकिरण फैल गया था, यानी बहुत तेजी से परमाणु विकिरण हुआ था, और उसकी वजह से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लाखों अभी भी परेशान नजर आ रहे हैं। ये उतना ही बड़ा हादसा था जितना हमने देखा था हिरोशिमा और नागासाकी के ब्लास्ट में। उस वक्त परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस बार जो रिसाव हुआ था वो रिसाव हुआ था न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए। ज़ैपोरिज़िया की बात क्यों हो रही है? ज़ैपोरिज़िया डेनिप्रो नदी के पास एक शहर है। वो शहर जो आमतौर पर अंतरिक्ष को लेकर नई नई तकनीक इजाद करने के लिए इस्तेमाल में आता था यूएसएसआर में, लेकिन ज़ैपोरिज़िया में रूस ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर, और 10 तारीख थी, मई का महीना था। उस वक्त न्यूज नेशन की टीम वहीं पर ही मौजूद थी, और हमारे पास में ही रॉकेट से हमले हुए। अगर वो हमले 1 से 1.5 किलोमीटर उधर होते तो ज़ैपोरिज़िया का न्यूक्लियर पावर प्लांट निशाना बनता, और शायद डेनिप्रो के उस पार का पूरा पूर्वी यूक्रेन का इलाका स्वाह हो जाता, परमाणु विकिरण वहां फैल जाता। और हम यहां पे क्यों बात कर रहे हैं ताइवान में? क्योंकि ताइवान में अगर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करता है चीन, तो शायद उसे पूरी दुनिया से ऐसी सैंक्शंस का सामना करना होगा जिसके बाद चीन की अर्थव्यवस्था कभी उभर नहीं पाएगी। ऐसे में संभावना यह भी है कि यह कह दिया जाए कि युद्ध की अवस्था थी और गलती से कोई मिसाइल मिसफायर हो गई। मिसाइलें मिसफायर होती रहती है, और जो डी सीरीज की मिसाइल है जहां हम मौजूद हैं, इस पावर प्लांट में जाकर लग सकती है। और यह पावर प्लांट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 ही पावर प्लांट है। 3 पावर प्लांट में सबसे बड़ा पावर प्लांट यही उत्तरी ताइपे के इलाके का है। यहां पर 1981 में पावर प्लांट बना था। अगर इसकी क्षमता की बात करें तो बिलियंस ऑफ गीगाहर्ट्ज इसकी क्षमता है, अगर एक साल के लिहाज से देखें। और चौथा पावर प्लांट भी बनाना था, लेकिन 2011 में जो संसद है ताइवान का, उसके अंदर डिबेट चली, उसके अंदर संवाद चला कि हम चौथा पावर प्लांट क्यों बनाएं, क्योंकि जो हमारे 3 पावर प्लांट है वो भी चीन की पीएलए की जद में है। चीन के अगर 5th जनरेशन लड़ाकू विमान की बात करें, J-20 की हम बात कर रहे हैं, तो सीधा यहां पे निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन अभी ये पावर प्लांट एक्टिव है। पीछे आप देख सकते हैं जितनी भी हाई पावर टेंशन की लाइंस है उसके जरिए यहां से बिजली सप्लाई होती है। यानी ये मान के चलिए, अगर पूरे के पूरे ताइवान की बात कर 10%, लेकिन लगभग 1/4 ताइवान की राजधानी ताइपे की पावर सप्लाई इसी के जरिए की जाती है। जब मार्क 2, मार्क 3 या मार्क 4 जिसे हाइपरसोनिक कहा जाता है उस मिसाइल से अटैक होगा तो स्काई ब्लो काम नहीं कर पाएगा। और इसकी अगर एल्टीट्यूड की बात करें, क्योंकि मिसाइल कितनी हवा में आप तोड़ सकती है, ध्वस्त कर सकते हैं, उससे बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर वो नीचे आती है तो उसकी वजह से भी नुकसान हो सकता है। तो उसे रोकने के लिए स्काई ब्लो बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है जिस तरीके की पीएलए की क्षमताएं हैं। और सामने देखिए, ये है ताइवान स्ट्रेट। ये है वो इलाका जहां से 132 किलोमीटर की दूरी पर, यानी चंद समुद्री मील की दूरी पर चाइना की मेन लैंड की शुरुआत हो जाती है, जहां पर वॉर ड्रिल चल रही है, वॉर एक्सरसाइज चल रही है। नैन्सी पेलोसी आती है, उसके बाद 5 सांसद आते हैं, अगर सीनेटर की बात करें, उसके बाद एक सांसद वो भी आते हैं जो सिक्योरिटी कमेटी, अगर अफेयर्स की बात करें कांग्रेस की, उसके सदस्य हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट चल रहा है, यह भी कहा जा रहा है कि जब सितंबर का महीना होगा तो साउथ कोरिया और जापान के प्रतिनिधि भी यहां पहुंचेंगे। और ऐसी परिस्थिति में यहां पर अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो ये मान के चलिए ताइवान की राजधानी और राजधानी के आसपास का तकरीबन 150 किलोमीटर का इलाका पूरी तरीके से परमाणु रेडिएशन की जद में आ जाएगा, और बिना परमाणु हमला किए परमाणु हमले जैसा तबाही होगी। अगर ताइवान के लिहाज से देखें, यहाँ पे हमने आपको बताया कि लिसनिंग पोस्ट लगी हुई है, रडार लगे हुए हैं, वहां करीब से भी आपको लेके चलेंगे और वहां की परिस्थिति से भी आपको अवगत कराएंगे, और कैसे अमेरिका मदद कर सकता है उससे अवगत कराएंगे, क्योंकि लिसनिंग पोस्ट तो आपको नजर आ रही है लेकिन उसकी रेंज अपनी कम है। ऐसे में जो अमेरिका की पैसिफिक फ्लीट है, जिसे हम 7th फ्लीट कहते हैं, उसके पास F-35 है। F-35 5th जनरेशन
के जहाज हैं और वो ऐसी कैपेबिलिटी रखते हैं जो उड़ते हुए रडार की तरह काम कर सकते हैं। तो वो लिसनिंग पोस्ट के जरिए स्काईबो को ये सूचना दे सकते हैं कि किस साइड से कौन सी मिसाइल फायर की जा रही है ताकि काउंटर मैकेनिज्म किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करें उसमें चीन भी कहीं भी कम नहीं है। चीन के पास T-154 नामक जहाज है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काम करता है और जिसके जरिए हो सकता है कि जहां पर जितने इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल होते हैं, जो कंट्रोल रूम है, उसके चिपसेट को फेल ना कर दिया जाए। न्यूक्लियर पावर प्लांट किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। हालांकि हर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की दीवारें स्टील, आयरन और मजबूत कंक्रीट से बनी होती है, लेकिन हवाई हमले की स्थिति में इसे किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। 17 मई 2011 इस दिन से पहले ताइवान की एनर्जी जरूरत यानी ऊर्जा जरूरतों की पूरा करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। 10% के आसपास अभी भी पूरी एनर्जी जरूरत न्यूक्लियर के जरिए ही पूरी की जाती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए पूरी की जाती है। लेकिन 2011 में क्या कुछ बदल गया? जिस तारीख का मैंने जिक्र किया उस तारीख में एक पार्लियामेंट में डिबेट हुई। ये डिबेट मौजूदा राष्ट्रपति साई के आने से पहले का कार्यकाल है, जिसमें एक रिपोर्ट दी गई, एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ताइवान की पार्लियामेंट में संसद में टेबल की गई, जिसमें यह बताया गया कि संभावना है कि अगले ताइवान चीन संघर्ष में चीन के द्वारा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के ऊपर निशाना लगाया जाए। और ये चीज बहुत ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रही। एक डॉक्ट्रिन आई 2015 में चीन के द्वारा। चीन की तरफ से कहा गया कि उनकी D-50 मिसाइल, क्योंकि चीन के पास सिर्फ वायुसेना, नौसेना और थल सेना नहीं है, बल्कि एक रॉकेट फोर्स भी है और एक स्पेस फोर्स भी है। दरअसल उनकी सेना के कुल मिलाकर के 5 हिस्से हैं और रॉकेट फोर्स की तरफ से कहा गया कि D-20 जो उनकी मिसाइल है वो पूरी तरह से तैयार है। किसी भी समय उत्तरी ताइपे के इस इलाके जहां मौजूद है यहाँ पे हमला करने के लिए। उससे पहले कहा जाता था कि अगर आप तेल खर्च करते हैं उससे अच्छा है कि आप न्यूक्लियर एनर्जी पर आए। और याद कीजिए होमी भाभा को, याद कीजिए भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को, जब होमी भाभा 4 ट्रक पूरे के पूरे ट्रक कोयले के भर के लाए थे और नेहरू जी को समझाने की कोशिश की थी कि एक डिब्बी भर न्यूक्लियर से हम 4 कोयले के ट्रक जितनी ऊर्जा निकाल सकते हैं। यानी ऊर्जा तो है लेकिन ऊर्जा खतरे में भी है। प्रेशर वेसल, इस वेसल के जरिए ही भाप बनाई जाती है और इसमें वो रॉड होती है जो कूलेंट का काम करती है। सामने आप देखिए जो प्रेशर वेसल है इसी की में लगी हुई रॉड के जरिए ही कूलेंट का काम होती है। अगर ये रॉड नीचे चली जाएगी या ये रॉड ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगी तो माल फंक्शन हो जाएगा पूरा का पूरा परमाणु रिएक्टर और परमाणु विकिरण उसी तरीके से फैलेगा जिस तरीके से 1986 में चेरनोबिल में फैला था, रूस के अंदर फैला था। हालांकि अब वो यूक्रेन में है। तो कुल मिलाकर के ये होता है जिस तरीके से यहाँ पे प्रेशर वेसल की हमने बात की। और इसके अलावा जो कंट्रोल रूम है उसे भी देख लीजिए। प्रेशर वेसल के ठीक नीचे कंट्रोल रूम रहता है और उस कंट्रोल रूम से ही सब कुछ ऑपरेट किया जाता है। उसके भी एक आपको प्रोटोटाइप में हम आपको लेके चलेंगे। और उसके अलावा ये देखिए यहाँ पर पानी है, इस पानी में इस तरीके से जो ये रॉड्स हैं ये रॉड्स रखी जाती है। एक बार विजुअली भी दिखाइए संजय जी प्रोटोटाइप के साथ साथ कि विजुअली किस तरीके से, जिसे हैवी वाटर कहते हैं। ये हैवी वाटर तब भी महत्वपूर्ण था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और हैवी वाटर के लिए डेनमार्क पर हमला किया गया था, नॉर्वे पे हमला किया गया था हिटलर के द्वारा। तो ये हैवी वाटर है, हैवी वाटर के अंदर इस प्रेशर ट्यूब्स को रखा जाता है। अगर हैवी वाटर में रिसाव आ गया यानी कंक्रीट में रिसाव आ गया तो भी ये पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इससे रिसाव होगा और इसमें ये मान के चलिए कि 1 करोड़ के आसपास लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो ये हैवी वाटर हमने आपको दिखाया, लोअर पूल दिखाया और इसके अलावा इसका अपर पूल भी है और उस अपर पूल के जरिए भी एक सेकेंड ऑप्शन रखा गया है जिसके जरिए यहाँ पर किया जा सकता है। यहाँ पर एक तरीके से आप उसकी कूलिंग को बचा सकते हैं। इसके बाद आपको लेके चलते हैं, ये है ट्यूब्स। एक बार ट्यूब्स दिखाइए। जो लाल और नीले रंग की ट्यूब है, लाल ट्यूब वो है जिसमें स्टीम बनाई गई है क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन से जो स्टीम बनती है, एनर्जी बनती है, उससे टरबाइन घूमती है। लाल रंग की ट्यूब वो है और जो नीले रंग की है वो है ठंडा पानी। और उसके जरिए पूरा का पूरा जो प्रोटोटाइप आपको एक्सक्लूसिव तरीके से न्यूज नेशन पे नजर आ रहा है ये चलता है और थर्मल रिएक्टर की तरीके से काम करता है। जैसे थर्मल रिएक्टर में तो कोयला जलाते हैं लेकिन यहाँ पे जलाते हैं यूरेनियम और उस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। उस तरीके से ये बताया जाता है, दिखाया जाता है।
जिसमें से एक कमांड एंड कंट्रोल रूम, दूसरा हैवी वाटर कूलेंट प्लांट और तीसरा गर्म पानी के जरिए टरबाइन को घुमाकर बिजली बनाना। ये कैसे काम करता है, एनिमेशन के जरिए आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। हैवी वाटर आपको पूल दिखाया था, जहां पे कूलेंट रहता है, जहां पर हैवी वाटर रहता है, और उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से होती है। देखिए, पहले रीइंफोर्स कंस्ट्रक्शन है, कंक्रीट है, उसके अंदर इतने मोटे मोटे जार लगाए गए हैं, बार लगाए गए हैं, ताकि अगर एक छोटा प्लेन, जिस तरीके से हमने देखा था 9/11 का हमला हुआ था, यानी न्यूयॉर्क पर 2 हवाई जहाज एक साथ गिरे थे, ऐसी परिस्थिति हो तो भी ये कंक्रीट की दीवार ढह नहीं सकती, क्योंकि इसमें रीइंफोर्स कंक्रीट है। उसके बाद ये बहुत मोटे मोटे लोहे के रॉड है, और उसके अंदर जाकर के वो पूल आता है, वो तालाब आता है, जिसके अंदर हैवी वाटर को रखा जाता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज हम आपको यहाँ पे लेके चलते हैं। ये है एक प्रोटोटाइप उस जगह का जिसे हम कहते हैं कंट्रोल रूम। संजय जी, ये दिखाइए। दरअसल किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंट्रोल रूम ठीक वैसा ही होता है जैसा आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं। ये कंट्रोल रूम क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये कंट्रोल रूम इस तरीके से हैवी आर्मर के अंदर नहीं होता। यहाँ पे लोग आते भी हैं, जाते भी हैं, और इस कंट्रोल रूम के ऊपर अगर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होता है, अगर ड्रोन के जरिए हमला होता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि स्वॉर्म अटैक किया जा सकता है, इस तरीके के ड्रोन्स है। D-20 मिसाइल की बात करें जो हाइपरसोनिक है, इसके अलावा ऐसे ड्रोन्स है। दरअसल हम यहाँ पे मौजूद हैं। ये है नॉर्थ ताइपे का इलाका जो आपको रेड डॉट नजर आएगा, और अगर यहाँ से विकिरण फैलता है तो किस तरीके से होगा? ये मान के चलिए 100 किलोमीटर का रेडियस है। इस 100 किलोमीटर के रेडियस में पूरा का पूरा ताइपे सिटी, न्यू ताइपे सिटी और उसके आसपास का इलाका आ जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे दिल्ली NCR है या मुंबई के साथ वृहत मुंबई है, वो पूरा इलाका आ जाता है। और उसके बाद जो मैग्नीट्यूड है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और उसके बाद ये मान के चलिए संकाकू आइलैंड और ओकिनावा एक शहर है जापान का, वहां तक भी बहुत तेज गति से विकिरण जा सकता है। और इस मैप को क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे भूगोल महत्वपूर्ण है। दरअसल जब अक्टूबर का महीना होगा तब हवा ताइवान स्ट्रेट से लेकर चीन की तरफ, मेनलैंड चीन की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि मेनलैंड चीन से हवा ताइवान की तरफ आएगी। यानी हवा का रुख ऐसा होगा कि अगर परमाणु विकिरण होता है, न्यूक्लियर रेडिएशन अगर हो भी जाता है, तो क्या होगा? तो यहां से जो न्यूक्लियर रेडिएशन निकलेगा वो नीचे की तरफ जाएगा। वो जाएगा मकाओ, वो जाएगा वियतनाम, अगर फिलीपींस की बात करें, थाईलैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की छोर तक की बात करें, इंडोनेशिया, मलेशिया को जोड़ लीजिए, और जो संकाकू आइलैंड है, दियागो आइलैंड है, उसे जोड़ लीजिए जापान के। वहां के पूरे इलाके में कई पीढ़ियों तक, जी हां, कई पीढ़ियों तक परमाणु विकिरण का शिकार हो सकते हैं। उसी तरीके से जैसे हमें जापान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तस्वीरें अभी तक नजर आती है कि कैसे बच्चे स्वस्थ पैदा नहीं होते हैं, हम हिरोशिमा और नागासाकी की बात कर रहे हैं, तो उसी मैग्नीट्यूड का नुकसान हो सकता है, और एक मिसाइल के फट जाने से उस मैग्नीट्यूड का नुकसान हो सकता है। और ये परिस्थिति हमें यहाँ पे नजर आती है, जो ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम है, और असली न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ही मौजूद है। लेकिन उस जगह इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि हमारे पास ट्रिपल वैक्सीनेशन है, हमने आज ही कोविड टेस्ट करा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये इस तरीके से बताया गया कि पहले आपको फिंगरप्रिंट जांचते हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, और पूरी सुरक्षा भी बताई गई है कि अगर सुरक्षा के लिहाज से देखें तो आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं और कितना मुश्किल होता है। ये आपको हमने बताया था कि ये अंडरग्राउंड है, और उसके बाहर जो बार है उसमें लोहे का इस्तेमाल किया गया, कंक्रीट का इस्तेमाल किया, उसके अंदर हैवी वाटर है। ये मेन न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसकी भी बहुत भारी डोम है, और इससे बिजली निकलती है और बिजली की सप्लाई चारों तरफ की जाती है। बिजली यानी शक्ति आपको पूरी तरीके से भ्रष्ट बना सकती है, शक्ति आपको पतित बना सकती है रावण की तरह, लेकिन शक्ति को अगर आप साध लेते हैं तो सुदर्शन यानी श्री कृष्ण भी बन सकते हैं। इसी में शक्ति है परमाणु की। अब परमाणु की शक्ति का इस्तेमाल ताइवान कर रहा है लोगों की मदद के लिए, जनता की मदद के लिए, बिजली निर्माण के लिए। लेकिन अगर चीन ने अपने हथियारों के जरिए इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हमला कर दिया तो सोचिए क्या स्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी। आज ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियां, आने वाला कल भी ताइवान का हमेशा के लिए विकलांग हो जाएगा, हमेशा के लिए न्यूक्लियर रेडिएशन का शिकार बन जाएगा। अगर चीन के ड्रोन ताइवान के कंट्रोल रूम पर हमला करने में कामयाब होते हैं तो ऑटोमेशन रुक जाएगा, जिसके बाद ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि पावर प्लांट ध्वस्त हो जाएगा। इसके साथ ही
न्यूक्लियर रेडिएशन चंद मिनटों के अंदर 150 किलोमीटर के दायरे में फैल चुका होगा, जिससे पहले कुछ घंटों में ही ताइवान की राजधानी ताइपे में भारी तबाही मचती हुई नजर आएगी। जिस स्पेशल शाफ्ट की हम बात कर रहे थे, असली में उस शाफ्ट को देख लीजिए। इससे पहले हमने आपको डेमो में दिखाया था, विजुअली दिखाया था, लेकिन वो शाफ्ट है जो कूलेंट का काम करती है। जितनी अंदर जाएगी उतना बिजली का उत्पादन परमाणु ऊर्जा का कम हो पाएगा, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में जितना ऊपर जाएंगे उतनी तेजी से बिजली का उत्पादन होगा। लेकिन अगर बिल्कुल बाहर आ गई तो कूलेंट काम करना बंद कर देगा और तब परमाणु हादसा हो सकता है और पूरी की पूरी तरीके से ये जो इलाका है ये फट सकता है और इसके फटने से जितना नुकसान होगा उससे कहीं ज्यादा होगा परमाणु विकिरण के फैलने से। तो अभी तक हमने आपको डेमो दिखाया था, लेकिन वो ये असली शाफ्ट है। उस शाफ्ट के जरिए यहाँ पर कूलेंट को नियंत्रित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, ताकि ये न्यूक्लियर पूरा पावर प्लांट चलता रहे। एक्सक्लूसिव रूप से न्यूज नेशन भारत का एकमात्र चैनल है जिसे यहां पहुंचने की अनुमति मिली है, जो ये दिखा सकता है कि यहां पर किस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट काम करता है। और इस दिखाने के पीछे का मकसद ये बताना तो है ही कि किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी चलती है, लेकिन ये जताना भी है कि अगर यहाँ पर चीन के द्वारा कोई भी हमला किया गया तो परिस्थिति कितनी बदल सकती है, कितनी भयानक हो सकती है, कितनी भयावह हो सकती है। क्योंकि परमाणु युद्ध का खतरा दूसरे देश के सामने बना हुआ है और परमाणु युद्ध के खतरे की वजह से ही ये परिस्थिति हमें यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि न्यूज नेशन उस ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है जहां पर पहुंचने की किसी को अनुमति तक नहीं है। और ये ओरिजिनल शाफ्ट है, जिस शाफ्ट के सहारे यहाँ पर कूलेंट के जरिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में नियंत्रित किया जाता है। और इसके ऊपर, अगर इस फैसिलिटी के ऊपर कोई भी बमबारी होती है, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे क्रूज मिसाइल हो, चाहे ड्रोन के जरिए हमला हो या हवाई हमला हो, क्योंकि हमने J-20 की बात की, चेंडू 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की बात की, अगर वो यहाँ तक पहुंच जाता है, अगर यहाँ पर जो एक तरीके का आयरन डोम है जिसे स्काईबो कहा जाता है, ताइवान का अपना एयर डिफेंस सिस्टम वो फेल हो जाता है, अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाते हैं, तो इसे निशाना बनाया जाएगा। और उसके बाद जो होगा वो होगी परमाणु की महातबाही, जिसको सिर्फ ताइवान ही नहीं बल्कि इंसानियत कभी भूल नहीं पाएगी। यहाँ हम उन असली रोड को दिखा रहे हैं जो जमीन के नीचे कई मीटर जाकर हैवी वाटर कूलेंट पूल तक जाती है। अगर इन सलाखों को नुकसान हुआ तो चंद मिनटों के अंदर ऐसी तबाही मच सकती है जिसका खामियाजा सिर्फ ताइवान को ही नहीं बल्कि आसपास के कई देशों को भुगतना पड़ेगा। न्यूज नेशन अब ऐसे एक सेंटर में पहुंचा है जहां पर हाई प्रेशर की वजह से, जहां पर इतनी मोटी शीशी की वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं फैल सकता। लेकिन यहां हम आपको बताएंगे कि अभिश्राप और श्राप कैसे बन जाता है न्यूक्लियर रेडिएशन, कैसे जो वरदान होना चाहिए था वो भस्मासुर की शक्ल ले लेता है। इस वक्त हम एक ऐसी सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पे जो चैम्बर्स हैं वो इतने मोटे शीशे के हैं जहाँ से न्यूक्लियर रेडिएशन निकल नहीं सकता। सबसे पहले ये देखिए, ये यूरेनियम का आइसोटोप है। यूरेनियम जो ऐसा पदार्थ है जिससे विकिरण निकलता है, यानी रेडिएशन निकलता है। अब इस आइसोटोप का कैसे इस्तेमाल किया जाता है? इस आइसोटोप को इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है जिससे हम यूरेनियम 235 का निर्माण कर सके, जो पावर प्लांट में काम आता है और जिससे बिजली बनती है। और इसको जब हम रिफाइन करते हैं तब बनता है यूरेनियम 235। लेकिन इस आइसोटोप में आप देखिए 0.5% से लेकर 5% तक ही यूरेनियम 235 है और ये इस तरह की शक्ल में नजर आता है। यहाँ तक ये वरदान है, यहाँ तक ये मानवता के काम आता है, क्योंकि इसके जरिए बिजली बनती है और बिजली से हमारे शहर रोशन हो जाते हैं, गांव तक बिजली पहुंच जाती है। इस यूरेनियम को इस तरह के ट्यूब्स में डाला जाता है, इस तरह की छड़ों में डाला जाता है और इन छड़ों के जरिए ही यहाँ पर हैवी वाटर बनता है और हैवी वाटर से न्यूक्लियर फ्यूजन किया जाता है। हालांकि न्यूक्लियर फिजन यानी परमाणु संलयन की बात करें तो उससे हीलियम निकलता है, ठीक उसी तरीके से जैसे सूरज में किया जाता है। तो परमाणु इस तरीके से काम करता है। ये भी एक बार आप देख लीजिए कि यहाँ पर एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की मदद से जो परमाणु है, जिसे हम एटम कहते हैं, उसके ऊपर विस्फोट करता है और उसके बाद चेन रिएक्शन की शुरुआत हो जाती है। वो चेन रिएक्शन जो हमने लिटिल बॉय में देखा था, वो चेन रिएक्शन जो सबसे पहले उसका एक विभत्स चेहरा देखा था, जिस तरीके से जब हमला हुआ था जापान के दोनों शहरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी पर, और उसे बनाने वाले
हाइमर का कहना था, ओपनहाइमर का कहना था कि हमने ऐसा कुछ देखा जैसे सहस्त्रों सूरज एक साथ उदित हो रहे हों। और ये पंक्ति कहां से आई है? ये आई है भगवत गीता से। जब ओपनहाइमर ने सबसे पहले न्यूक्लियर यानी एटम बम का परीक्षण किया, तभी उन्होंने कह दिया था कि सैकड़ों सूरज एक साथ उदित होते हुए नजर आ रहे हैं। ये संघारक शक्ति है, लेकिन संघारक शक्ति को सिर्फ सुदर्शन चक्र के जरिए थामा जा सकता है, सम्यक ज्ञान के जरिए थामा जा सकता है। जो गीता में कहा गया है कि शक्ति होने का अर्थ ये नहीं कि आप आतताई बन जाए, शक्ति होने का अर्थ है जो दीन है, जो हीन है, उनकी मदद करें, बिजली पहुंचाए, एटम बम ना बनाए। यहाँ बिजली बनाई जा रही है, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं चीन ने एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया, एक ड्रोन के जरिए इस इमारत को नुकसान पहुंचाया गया, तो ये बिजली कहीं बम ना बन जाए और उसकी वजह से मानवता ही तार तार ना हो जाए। न्यूज नेशन उस जगह पर जा पहुंचा है जहां परमाणु अयस्क रखा हुआ है। हालांकि मोटी शीशे की दीवार के कारण हम इसकी न्यूक्लियर रेडिएशन से महफूज हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरह परमाणु अयस्क को रिफाइन करके न्यूक्लियर पावर प्लांट और उसके बाद न्यूक्लियर एटम बम के लिए इस्तेमाल में लिया जा सकता है। तकनीकी लिहाज से ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर कई लिसनिंग पोस्ट लगी हुई है और यहाँ पर सबमरीन को डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी से लेस कई तरह के वेसल चलती है, जिसमें सोनार है। सोनार का अर्थ होता है जैसे रेडार हवा में तरंगों को पकड़ता है, वैसे ही सोनार पानी के अंदर काम करती है। लिसनिंग पोस्ट को एक बार दिखा दीजिए, जो आपको दूर नजर आएगी। दरअसल ये लिसनिंग पोस्ट है, इसके साथ रेडार्स का पूरा जाल है और वो रेडार है स्काईबो का। स्काईबो वो सिस्टम है, वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज है 45 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक। ये वो सिस्टम है जिससे चीन की मिसाइलों को रोकने की कोशिश लगातार ताइवान करता रहता है। हालांकि पेट्रॉइड एक अलग एयर डिफेंस सिस्टम है और वो भी यहाँ पे लगाया गया है। अगर पेट्रॉइड एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो अमेरिका के द्वारा उसका निर्माण किया गया है। पेट्रॉइड एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम में कहा जाता है और ये माना जाता है कि S-400 के बाद अगर कोई एक तरह का आयरन डोम है, भले ही आयरन डोम इजराइल का हो, तो वो पेट्रॉइड है। पेट्रॉइड के PAC-3 की बैटरीज यहाँ पे पहाड़ों के पास लगाई गई है। पहाड़ों के पास इसलिए ताकि उसे चीन के हमले से बचाया जा सके और बचाया जा सके यहाँ के न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी। अगर PAC-3 की बात करें, उसकी क्षमता है तकरीबन 60 किलोमीटर। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर चीन की D-11 यानी हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया जाता है तो भी पेट्रॉइड एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका द्वारा निर्मित उसे रोक सकता है। सबसे पहले देखिए ये जो पानी निकल रहा है, दरअसल ये पानी निकल रहा है उस कूलेंट से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाया गया है ताइवान के सबसे नॉर्थ के इलाके में और यहाँ से उत्तर की दिशा में ही ताइपे है, यानी ताइवान की राजधानी की बात करें। बहुत तेजी से आपको यहाँ पर पानी निकलता हुआ नजर आएगा और उसके पीछे दो आपको बड़े बड़े रिएक्टर नजर आएंगे। मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा सहयोगी संजय जूम आउट करके दिखाइए और दिखाइए किस तरीके से दो बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं। खतरा इस बात का है कि चीन यहाँ पर हमला कर सकता है। चीन की एक डॉक्ट्रिन आई थी, एक युद्धाभ्यास पहले भी किया जा रहा था, क्योंकि चीन इसे कहता है कि फार्मूसा है, ये तो हमारा ही है, ताइवान अलग कोई देश नहीं है। ताइवान कहता है कि रिपब्लिक ऑफ चाइना है, चीन कहता है नहीं, हम असली है और हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, यानी PRC है और ROC तो कुछ होता ही नहीं। ऐसे में चीन क्या करता है? ऐसे में चीन अपनी एक वॉर डॉक्ट्रिन लेकर आता है। वॉर डॉक्ट्रिन जिसमें लिखा था वॉश देमसेल्फ, यानी खुद को कैसे ही साफ किया जाए, और उस वॉर डॉक्ट्रिन में D-11 मिसाइल का जिक्र था।